हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई तो शानदार चल ही रही होगी, इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। और हम भी लगातार आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा आपकी सफलता में योगदान देने के लिए लगातार क्लासेस ले रहे हैं और मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों की सफलता में मेरा भी चाहे 0.1% ही योगदान हो, लेकिन योगदान होना चाहिए। और देखो, इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे कोई भी जो मार्गदर्शक हो, उनकी भूमिका भी बेसिकली इतनी ही होती है कि वो आपको थोड़ा सा गाइड कर सके। बाकी जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं एग्जाम में, उनकी सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की होती है। जैसे आपको पता होगा कि ये क्लास चल रही है। अब इस क्लास को देखेंगे बहुत सारे लोग देखेंगे, जैसे 10,000 लोग देखेंगे, 15,000 स्टूडेंट्स देखेंगे, लेकिन सिलेक्शन तो वही लोगों का होगा, बहुत कम लोगों का होगा। तो बाकी लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? तो उसका रीजन वो खुद है, और जो लोगों का सिलेक्शन हो रहा है उसका क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की थी। और टीचर्स का फर्ज भी इतना ही बनता है कि वो बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन दे सके, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे सके, और बदले में जो सामने से स्टूडेंट्स हैं वो भी जब अपनी तरफ से बहुत बेस्ट देते हैं तो फिर रिजल्ट तो आना ही है। तो हम आज की क्लास में थोड़ा सा महाधिवक्ता को लेकर के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपसे डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि हम लगातार राजस्थान पॉलिटी की क्लासेस ले रहे हैं और 5 से 6 क्लासेस हम अब तक ले चुके हैं। तो बीच में थोड़ा सा होना भी चाहिए कि कैसे एग्जाम को हम अप्रोच करेंगे और आगे की रणनीति कैसी रहेगी। जैसे आपके सबसे पहले जो एग्जाम है वो पटवार का एग्जाम आपके लिए सबसे पहले आएगा। उसके बाद में वीडियो का एग्जाम है, और फिर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी है अभी हाल ही में। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए भी कुछ सोच रहा हूँ, जैसे फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक क्लास लेके आऊं। हालांकि ये अभी तक फिक्स नहीं है, बट मैं सोच रहा हूं कि आप लोग अपनी राय जरूर दें कि क्या ये क्लास लेके आनी चाहिए, कि जो इंडियन पॉलिटी है उसके वो टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर करवाए जाए एक ही क्लास में, चाहे वो क्वेश्चंस के माध्यम से हो, चाहे वो थ्योरी डिस्कस करना हो, ताकि आप लोगों के जो है वो मैक्सिमम प्रश्न उससे सही हो जाए। उसके अलावा जो पटवार और वीडियो है ये मेनली हमारे सबसे टारगेट में है। हालांकि वीडियो में राजस्थान पॉलिटी का कोई खास पोर्शन है नहीं, एक ही पोर्शन था 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, और मैंने काफी डिटेल में उसको यूट्यूब पर करवाया हुआ है, जिसमें वीडियो के लिए स्पेशली 2 घंटे, आई थिंक 40 मिनट की जो क्लास होगी वो 2.5 घंटे के लगभग क्लास है, और उसमें मैंने कंप्लीट डिस्कस किया है 73वें संविधान संशोधन को। तो वीडियो का जो है वो अपना काम तो यहाँ पर राजस्थान पॉलिटी को लेकर के फ्री हो गया। उसके बाद में पटवार है, तो एक लगातार क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि जो सीरीज चल रही है राजस्थान पॉलिटी की, तो क्या वो सीरीज पटवार एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगी, जून के महीने में क्या वो कंप्लीट हो जाएगी? तो देखो, सबसे पहले प्रयास यही है कि हमारी जो प्रायोरिटी है उसमें पटवार एग्जाम ही रहे, और पटवार एग्जाम में जितने भी टॉपिक्स हैं जो राजस्थान पॉलिटी से संबंधित है, चाहे राज्य विधानसभा हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे फिर कोई जिला प्रशासन वाला टॉपिक हो, तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इन्हीं को करवाया जाए। हालांकि राजस्थान पॉलिटी पूरी हम डिस्कस करेंगे इसके, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी इसी तरीके की होनी चाहिए कि जो एग्जाम अभी आने वाले हैं उन्हीं एग्जामों के टॉपिक्स को हम सबसे पहले करवाएं, ताकि आप लोग अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके टॉपिक्स भी क्लियर हो, आपकी कंसेप्ट भी क्लियर हो, और उसके बाद में जो है आप लोगों को पर्याप्त टाइम जो है रिवीजन के लिए भी मिल जाए। तो ये जो टॉपिक है आज का, ये महाधिवक्ता को लेकर रखा है। हालांकि ये टॉपिक उतना बड़ा है नहीं, मैं चाहता तो महाधिवक्ता और जो महाधिवक्ता के संबंध में एक ट्रिक मैंने तैयार की है कि राजस्थान के जो प्रथम महाधिवक्ता को लेकर के वर्तमान में जो महाधिवक्ता है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी तक, उन तक जो है वो हम एक ट्रिक के माध्यम से उनको याद करें। तो मैंने इसमें वो ट्रिक शामिल नहीं की है, ट्रिक मैं अगली क्लास में सेपरेट उसको करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये महाधिवक्ता का टॉपिक पढ़ रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको सिर्फ ट्रिक्स पढ़नी हो और फिर वो इस क्लास को पूरी देखे। तो मैंने कोशिश यही है कि महाधिवक्ता जो है वो एकदम सेपरेट रहे, इसका कंसेप्ट, और फिर उसके बाद में राजस्थान में कितने महाधिवक्ता बने, कौन से महाधिवक्ता कार्यवाहक थे, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में बात कर लेंगे। तो वीडियो की शुरुआत हम करते हैं आर्टिकल 165 से। देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि महाधिवक्ता होता क्या है। देखो, जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है, उसी तरीके से राज्यों में क्या होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। और महाधिवक्ता बेसिकली राज्य सरकार का जो है सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। राज्य सरकार के खिलाफ जो भी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं,
तो राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कौन करेगा उन केसेस में? तो वो पैरवी कौन करते हैं? महाधिवक्ता साहब करते हैं। उसके बाद में सरकार को मान लो किसी भी लीगल मामले में एडवाइस देनी हो तो वो सलाह कौन देते हैं? वो भी महाधिवक्ता देते हैं। और फिर महाधिवक्ताओं की सहायता करने के लिए भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगाए जाते हैं। आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। देखो, महाधिवक्ता को लेकर के आपको 2 आर्टिकल याद रखने हैं। सही बताऊं मैं, ये ऐसे टॉपिक हैं जैसे हम राष्ट्रपति का पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, राज्यपाल टॉपिक पढ़ते हैं, तो बहुत टाइम लगता है, उसमें 5 से 6 क्लासेस लग जाती हैं टॉपिक्स को पढ़ने में। लेकिन महाधिवक्ता का टॉपिक ऐसा है जिससे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको पढ़ने में हमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो अगर हम 30 से 35 मिनट भी अगर ठीक से इस पर डिस्कस करेंगे तो आप लोगों के प्रश्न क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो महाधिवक्ता को लेकर के 2 आर्टिकल आपको याद रखना है। एक है आर्टिकल 165 और एक आर्टिकल है आर्टिकल 177। 165 जो है वो बात करता है कि प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता होंगे, और 177 जो है वो ये महाधिवक्ता विधानसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते, मत दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो उसके संबंध में ये बात करता है, जो कि हम थोड़ी देर में इसके बारे में सेपरेट डिस्कस करेंगे। बस 2 चीजें याद रखनी है कि महाधिवक्ता जो है उससे संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? एक तो आर्टिकल 165 और आर्टिकल 177। अब हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 165 से। आर्टिकल 165 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 165 के तहत प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। और महाधिवक्ता कौन होता है? तो ये राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। राज्य सरकार को विधिक मामलों में जो सलाह देता है वो कौन देता है? महाधिवक्ता देता है। और जो भी न्यायालय में राज्य सरकार के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उन केसेस की पैरवी कौन करता है? राज्य सरकार की तरफ से वो पैरवी कौन करता है? महाधिवक्ता करता है। तो 3 चीजें याद रखनी है कि राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, उसके बाद में राज्य सरकार को कानून के मामले में लीगल एडवाइस देता है, और उसके बाद में राज्य सरकार के खिलाफ जो भी केसेस कोर्ट में चल रहे हैं तो राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में पैरवी कौन करता है? महाधिवक्ता करता है। क्या महाधिवक्ता का पद संवैधानिक है? तो ये एक क्या है? संवैधानिक पद है। और इसका उल्लेख भी कहां पर है? आर्टिकल 165 में है। उसके बाद में देखो, ये एक नोट लिखा हुआ है यहां पर, इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत महाधिवक्ता का पद सृजित किया गया। अगर आप लोगों ने सीईटी का एग्जाम दिया होगा, हालांकि मैं थोड़ा सा शिफ्ट मिस कर रहा हूं कौन सी है, लेकिन सीईटी के एग्जाम में एक प्रश्न ये आया था कि राजस्थान महाधिवक्ता के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो उसका पहला स्टेटमेंट ये था कि राजस्थान में महाधिवक्ता का पद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से अस्तित्व में आया। और दूसरा यह था कि वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। यह फिर दूसरा स्टेटमेंट होगा, लेकिन पहले स्टेटमेंट को लेकर के मैं एकदम श्योर हूं कि यह स्टेटमेंट उस प्रश्न में यही था कि महाधिवक्ता का पद राजस्थान में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत अस्तित्व में आया। उसके बाद में हम देखते हैं कि महाधिवक्ता की सहायता के लिए कौन होते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। यानी सरकार की कानूनी मामले में सहायता कौन करेगा? महाधिवक्ता करेगा। और महाधिवक्ता की सहायता के लिए कौन होते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। और ये भी क्या है? कानूनी विशेषज्ञ होते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं इनकी नियुक्ति को लेकर के, यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो देखो, महाधिवक्ता राज्य सरकार का जो है वो कानूनी सलाहकार होता है। तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति की जा रही है राज्यपाल के द्वारा। तो प्रश्न ये आए कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन में मुख्यमंत्री भी होगा, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा राज्यपाल। योग्यताएं क्या है, यानी कौन सा व्यक्ति क्या है महाधिवक्ता बन सकता है। तो देखो, महाधिवक्ता की योग्यताओं के संबंध में एक स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के समकक्ष योग्यता रखता हो। यानी जो व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, राज्यपाल जो है उसे महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। अब राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता है कि पहला ये कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या फिर 10 वर्ष तक जो है वो न्यायिक पद पर रह चुका हो। यानी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए।
दूसरी शर्त यह है कि वो कम से कम 10 साल तक जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट में क्या रह चुका हो, एडवोकेट रह चुका हो, या फिर 10 साल तक वो क्या है जुडिशरी का मेंबर हो, यानी न्यायिक सेवा में क्या है सदस्य हो, यानी न्यायिक पद पर वह रह चुका हो। तो इस तरह के व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखता है, राज्यपाल उसे किस पद पर नियुक्त कर सकता है या नियुक्त करेगा, तो वो करेगा महाधिवक्ता के पद पर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नियुक्ति योग्यताओं के संबंध में है। उसके अलावा कार्यकाल क्या होगा, यानी राज्य के महाधिवक्ता कितने समय तक कार्य करेंगे, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी महाधिवक्ता अपने पद पर कब तक बना रहेगा, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राज्यपाल साहब का मन होगा तभी तक महाधिवक्ता जो है वो पद पर बना रह सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या राज्यपाल का ये स्व विवेक है कि महाधिवक्ता को अपने पद से हटा दें या फिर महाधिवक्ता की नियुक्ति करें। तो देखो, राज्यपाल जो है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति किसकी सलाह पर करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। हालांकि इस तरह की शब्दावली लिखी भी नहीं है, लेकिन जो हम प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो मंत्री परिषद की सलाह पर ही किसी भी व्यक्ति को महाधिवक्ता के पद पर राज्यपाल नियुक्त करता है। और उसके बाद में जब उसको हटाना होता है तो भी किसकी सलाह पर राज्यपाल उसे हटा सकता है, मुख्यमंत्री परिषद की सिफारिश पर। यहां पर नोट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता को हटाने की प्रक्रिया वो उनकी कार्यकाल को संविधान में निश्चित नहीं किया गया है। यानी संविधान में यह तो निश्चित किया गया है कि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार देने के लिए एक महाधिवक्ता होगा, लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति कैसे होगी, उसको हटाया कैसे जाएगा, इसके संबंध में क्या है, हमारा संविधान मौन है। तो इसकी प्रक्रिया और कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। उसके बाद में आता है इसका त्याग पत्र, यानी महाधिवक्ता त्याग पत्र किसे देगा, तो त्याग पत्र भी किसे देगा, राज्यपाल साहब को देगा। और महाधिवक्ता त्याग पत्र तब देता है जब सरकार त्याग पत्र दे देती है। तो एक तो ये कि महाधिवक्ता अपनी मर्जी से कभी भी पद छोड़ सकते हैं, तो अपना त्याग पत्र किसे देंगे, राज्यपाल को देंगे। लेकिन मान लो कि कोई ऐसी सरकार है, वो सरकार सत्ता में नहीं रहती है, तो उस समय जो महाधिवक्ता जो बनाए गए थे, तो वो महाधिवक्ता भी उस समय त्याग पत्र दे देते हैं जब सरकार त्याग पत्र दे देती है। तो जब नई सरकार आएगी तो फिर नए महाधिवक्ता बनेंगे, तो महाधिवक्ता अपना त्याग पत्र उस समय भी देता है जब सरकार अपना त्याग पत्र दे देती है। उसके बाद में आता है कि इसको सैलरी और लाभ क्या क्या मिलेंगे। यानी योग्यता तो है इनकी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर, यानी जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता होगा उसे क्या बनाया जाएगा, महाधिवक्ता बनाया जाएगा। लेकिन अब यह है कि इनको वेतन और भत्ते कैसे मिलेंगे। तो देखो, इनको वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, राज्यपाल साहब के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यानी राज्यपाल जो भी वेतन और भत्ते निर्धारित करेगा, वो वेतन और भत्ते किनको मिलेंगे, महाधिवक्ता को मिलेंगे। महाधिवक्ता साहब जो है उनका ऑफिस कहां पर है, तो इसकी जो प्रधान पीठ है वो तो है जोधपुर में, और इसकी जो एक शाखा है वहां कहां पर है, जयपुर में। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट की प्रधान पीठ कहां पर है, जोधपुर में है, और उसकी एक खंडपीठ कहां पर है, जयपुर में है। उसी तरीके से जो महाधिवक्ता का जो कार्यालय है, इसकी प्रधान पीठ तो कहां पर है, जोधपुर में है, और इसकी शाखा कहां पर है, जयपुर में। तो महाधिवक्ता के बारे में 2-4 चीजें क्या याद रखनी है। पहली ये कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। योग्यता क्या है कि जो व्यक्ति हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसे राज्यपाल महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त कर सकता है। उसके बाद में कार्यकाल क्या होगा महाधिवक्ता का, तो महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। उसके बाद में महाधिवक्ता को हटाएगा कौन, तो महाधिवक्ता को हटा सकते हैं राज्यपाल, क्योंकि ये कहां किस बिहाफ पर काम करते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। वेतन और भत्ते महाधिवक्ता के कौन निर्धारित करेंगे, तो वो निर्धारित करेंगे राज्यपाल। और उसके बाद में महाधिवक्ता का जो ऑफिस है मेन, वो कहां पर है, जोधपुर में, और इनकी एक जो शाखा है वो शाखा कहां पर है, जयपुर में है। तो महाधिवक्ता के बारे में 2-4 बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो ऐसा कोई इसमें खास है नहीं समझाने लायक कि आप लोगों को थोड़ी सी इसमें मुश्किल हो, हालांकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम आते हैं इसके आर्टिकल को लेकर के, आर्टिकल 177 177। तो देखो, आर्टिकल 177 क्या कहता है, 177 ये बात करता है कि जो प्रत्येक मंत्री और जो महाधिवक्ता है वो विधानसभा या विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और अपना क्या रख सकते हैं, पक्ष रख सकते हैं। यानी कोई भी मंत्री और जो महाधिवक्ता है वो विधानमंडल के किसी भी सदन में की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और अपना उसमें पक्ष रख सकते हैं।
विधानमंडल की अगर कोई समिति है उसकी जो कार्यवाही है उसमें भी महाधिवक्ता भाग ले सकता है और उसमें क्या है, बोलने का अधिकार भी है, यानी अपना पक्ष भी रख सकता है। यानी महाधिवक्ता विधानमंडल के किसी भी सदन में, राजस्थान में तो हालांकि विधानसभा ही है, तो महाधिवक्ता जो है वो विधानसभा में की जो कार्यवाहियां हैं उसमें भाग ले सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। उसके बाद में विधानसभा में बहुत सारी समितियां होती है, तो उन समितियों की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है और वहां पर भी पक्ष रख सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार नहीं है, यानी महाधिवक्ता जो है उसको वोटिंग पावर नहीं है। हालांकि जो मंत्री है वो मंत्री जो है वो मत कहां देंगे, संबंधित सदन में। यानी जो मंत्री हैं वो मत कहां पर दे सकते हैं, जिस सदन के वो सदस्य हैं वहीं पर वो मतदान कर सकते हैं, यानी अपना वोट दे सकते हैं। हालांकि जो महाधिवक्ता है उसको किसी भी तरह का वोटिंग पावर नहीं है, यानी मत देने का अधिकार नहीं है। उसके बाद में इसका थोड़ा सा परिचय दे रखा है। जैसे आजकल हो क्या रहा है कि आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, वो प्रश्न थोड़ा सा ऑथेंटिक सोर्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे महाधिवक्ता के संबंध में वेबसाइट बन रखी है, जैसे आपने राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट देखी होगी, राज्य मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट है, उसके बाद में लोकायुक्त की एक वेबसाइट बनी हुई है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये सब चीजें तो आप पढ़ ही रहे हो, साथ ही में आपको जब जब टाइम मिले तब जो गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है आयोग की, या फिर कोई विधानसभा की कार्यवाहियों से संबंधित, नियम प्रक्रिया से संबंधित, तो आप लोग उनको भी देखते रहना, ताकि जो भी कोई नई चीज आपको वहां पर लगे और क्लास में डिस्कस नहीं की गई हो तो उसको भी आप साथ के साथ क्या करें, नोट करें। क्योंकि देखो प्रश्नों की कोई रेंज नहीं है, आजकल कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि इसी क्लास में कवर हो, बट आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी आप लोग फ्री हो या फिर जब भी आपका मन करे, थोड़ा सा पढ़ने का मन नहीं करे, तो कोशिश ये करें कि राजस्थान की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर थोड़ा सा विजिट करें और वहां पर देखें कि एक्चुअल में वहां पर लिखा हुआ क्या है। जैसे राजस्थान महाधिवक्ता के परिचय को लेकर के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूं। इसके संबंध में हमने पहले बात कर रखी है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि राजस्थान के महाधिवक्ता का कार्यालय राजस्थान राज्य के गठन के समय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार अस्तित्व में आया। तो आप समझ रहे हो, जो सीईटी में जो प्रश्न पूछा गया था, स्टेटमेंट बना करके, वो प्रश्न कहां से लिया गया था, इसी जगह से लिया गया था। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता का कार्यालय राजस्थान राज्य के गठन के बाद जो राजस्थान पुनर्गठन अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार क्या आया, अस्तित्व में आया। आगे क्या लिखा हुआ है कि जब राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है, नए राजस्थान राज्य के गठन पर स्वर्गीय श्री जी.सी. कासलीवाल को राजस्थान के पहले महाधिवक्ता बने। तो राजस्थान के पहले महाधिवक्ता कौन थे? जी.सी. कासलीवाल। हालांकि अगला जो वीडियो होगा वो कंप्लीट हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि पहले महाधिवक्ता कौन बने, उसके बाद में महाधिवक्ता कौन थे। तो एक ट्रिक मैंने तैयार की है इसकी, पूरे जो महाधिवक्ता हैं जी.सी. कासलीवाल से लेकर के वर्तमान में जो महाधिवक्ता है राजेंद्र प्रसाद जी, वहां तक हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा महाधिवक्ता के बारे में क्या लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता कार्यालय उन सभी मामलों को प्रस्तुत करता है जिनमें राजस्थान सरकार का पक्ष है राजस्थान उच्च न्यायालय में, जिसका मुख्य पीठ जोधपुर में तथा पीठ कहां पर है, जयपुर में है। तो यानी जिस भी लीगल मामले में राजस्थान सरकार एक पक्ष के रूप में है, तो उस पक्ष की तरफ से पैरवी कौन करता है, महाधिवक्ता करता है। और इसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है कि इसके मुख्य पीठ जोधपुर में है और इसकी जो शाखा है एक, वो कहां पर है, जयपुर में है। जैसे आप लोग थोड़ा सा एग्जांपल समझिए, जैसे अभी आप लोगों ने न्यूज में देख रहे होंगे कि सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर के मुद्दा चल रहा था और हाईकोर्ट सरकार से जवाब मांग रही थी कि आपकी इसके संबंध में क्या विचार है। तो सरकार की तरफ से जो है वो लीगल सलाह, यानी जो कानूनी सलाह किससे ली गई थी, इस समय के जो महाधिवक्ता है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, उनसे सरकार ने सलाह मांगी थी। तो आप यहां रिलेट कर सकते हो कि जो कानूनी जो मामला था भर्ती को लेकर के, तो सरकार ने किससे सलाह मांगी थी, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी से। और ये कौन थे उस समय के, एजी थे, यानी महाधिवक्ता थे। तो इसके संबंध में आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर के कि सरकार ने जो लीगल सलाह जो मांगी थी वो किससे मांगी थी, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी से मांगी थी।
क्यों मांगी थी? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद वर्तमान में क्या है, राजस्थान के महाधिवक्ता है, और महाधिवक्ता बहुत सारे विषयों पर जो कानूनी विषय होते हैं उन पर सरकार को क्या देता है, सलाह देता है। देखो थोड़ा सा ये टेस्ट सीरीज के बारे में आप देख लो, क्योंकि पॉलिटी हम पढ़ ही रहे हैं, साथ ही में ये भी तो जरूरी है ना कि आप लोग प्रैक्टिस भी करें। और पॉलिटी तो जैसे मैं यहाँ पर करवा ही रहा हूं, तो मान लो आपके बाकी सब्जेक्ट वीक हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके लिए एक तो ये ऑनलाइन पटवार और वीडियो का कॉम्बो कोर्स चल रहा है, और जिसकी प्राइस भी 1999 रुपए रखी गई है, और जिसमें भी आप NH01 अगर ये कूपन कोड यूज करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि जैसे अपनी पटवार की टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत फेमस टेस्ट सीरीज है, कम से कम 15 से 16 हजार लोग उससे अभी जुड़े हुए हैं, तो आपको ये टेस्ट सीरीज इसमें फ्री मिल जाएगी। और उस टेस्ट सीरीज को अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आपको अपना लेवल भी पता लग जाएगा कि हम इस समय कहां स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ये पटवार की बुकलेट भी चल रही है, जैसे ऑफलाइन पेपर आप लोगों ने दिया होगा, एक मेगा टेस्ट करवाया था, तो उसी तरीके के बहुत सारे ऑफलाइन पेपर पहले लिए जा चुके हैं, तो उन सभी को मिलाकर के एक बुकलेट तैयार की गई थी, और उस बुकलेट जो है वो यहाँ पर आपको किसी भी मार्केट में किसी भी जो शॉप है उस पर मिल जाएगी, और इसमें आपको 15 फ्री OMR भी मिलेगी, ताकि आप लोग एग्जाम की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा देखो आप मैथ जो है, मैथ को अगर सेपरेट अलग से पढ़ना चाहते हैं तो मैथ का भी अलग से कोर्स है, जिसकी प्राइस कितनी है, 399 रुपए, और NH01 अगर आप कूपन कोड यूज करते हो तो इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा ये एक कॉम्बो कोर्स है 2 सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे एक तो इंग्लिश है और एक कंप्यूटर है। मान लो आपके दोनों सब्जेक्ट कमजोर हैं और आप एक कॉमन कॉम्बो कोर्स लेना चाहते हैं, तो ये भी इसकी प्राइस 499 यानी 499 रुपए है, और अगर आप NH01 कूपन कोड इसमें यूज करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये क्लास बहुत छोटी सी क्लास थी, वैसे इसमें आप लोगों के समझाने लायक था नहीं ज्यादा, लेकिन 2-4 चीजें और हम अगर इसमें देखें, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अगर आप लोगों ने महाधिवक्ता टॉपिक कभी भी पढ़ा होगा तो अमूमन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने पर्सनली जो है राजस्थान महाधिवक्ता की वेबसाइट पर गया और वहां पर मैंने देखा कि कुछ कुछ चीजें मुझे नहीं लगी। हालांकि इससे प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, और हमारी डे 1 से स्ट्रेटेजी यही थी कि जितना हो सके अपनी तरफ से हम पूरा बेस्ट दें। उसके बाद में अगर आप लोग थोड़ा सा भी एफर्ट करोगे तो आप लोगों के प्रश्न क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ये भारतीय के माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय जो थे, उन्होंने उपयुक्त अनुच्छेदों को ध्यान में रखते हुए क्या माना, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने महाधिवक्ता के पद को लेकर क्या क्या टिप्पणियां की। देखो पहला ये कि महाधिवक्ता का पद अत्यंत उच्च पद है और वो राज्य का विधि अधिकारी होता है, और ये किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 177, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो यहां पर इसके बारे में लिखा हुआ है कि उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष विधानसभा और विधान परिषद दोनों में सुनवाई का अधिकार है, यानी जो राइट टू हियरिंग है, सुनवाई का अधिकार दिया गया है, और वास्तव में उन्हें मंत्री के बराबर माना जाता है। और वास्तव में महाधिवक्ता को किसके बराबर माना जाता है, मंत्री के बराबर माना जाता है। और क्यों? क्योंकि महाधिवक्ता विधानसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, उसके संबंध में अपना मत रख सकता है, विधानसभा की समितियों में भाग ले सकता है और उसमें अपना पक्ष रख सकता है, बस वो क्या नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि उन्हें मंत्रियों के बराबर माना जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसको मान लो, क्योंकि आरपीएससी जिस तरह के प्रश्न आजकल पूछ रही है तो इस तरह के प्रश्नों की संभावना बनी रहती है। जैसे आपसे प्रश्न पूछे कि जोगिंदर सिंह वासु बनाम पंजाब राज्य, ये केस किससे संबंधित है, तो ये आए कि ये दल बदल से संबंधित है, या फिर जो एमएलएज हैं उनकी निर्योग्यताओं से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर ये महाधिवक्ता से संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 1994 में महाधिवक्ता को लेकर के एक फैसला दिया था, और वो केस कौन सा था, जोगिंदर सिंह वासु बनाम पंजाब राज्य, और ये आपने पढ़ा भी नहीं होगा हालांकि अब तक। तो इसमें क्या डिसीजन आया था कि महाधिवक्ता और उनके विधि अधिकारी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो मूलतः राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय में दायर मामलों से निपटने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। यानी जो विधि अधिकारी हैं, जो महाधिवक्ता है, उनको क्यों नियुक्त किया जाता है,
उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के खिलाफ जो भी मामले दर्ज हैं उनसे निपटने के लिए। और सरकार और विधि अधिकारियों के बीच संबंध मुवक्किल और वकील का होता है। तो प्रश्न ये आए कि सरकार और जो विधि अधिकारी हैं, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, चाहे वो डबल एजी हो, चाहे वो महाधिवक्ता हो, उनके बीच में और सरकार के बीच में संबंध किस तरीके का है? तो वो संबंध है मुवक्किल और वकील का संबंध है। और ये फैसला किस में आया? तो ये फैसला किस केस में आया था? जोगिंदर सिंह वासु बनाम पंजाब राज्य में। और किसने ये फैसला दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो प्रश्न ये आए कि जो विधि अधिकारी है राज्य के, तो विधि अधिकारी और राज्य सरकार के बीच में संबंध वकील और मुवक्किल का होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में या किस वाद में यह फैसला दिया था? तो वो वाद है जोगिंदर सिंह वासु बनाम पंजाब राज्य। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में एक और है 1994 में SCC 204 यहां पर लिखा हुआ है और केस है उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य विधि अधिकारी संघ एवं अन्य। यानी जो उत्तर प्रदेश राज्य का जो विधि अधिकारी संघ है वो, और जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश राज्य है और जो अदर है, उनके बीच में एक केस हुआ था। अब देखो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया। तो इसमें डिसीजन दिया गया कि महाधिवक्ता और उनका कार्यालय राज्य सरकार के हितों की रक्षा करता है। यानी महाधिवक्ता और उनका कार्यालय राज्य सरकार के हितों की क्या करता है? रक्षा करता है। राज्य सरकार को उसकी नीति निर्माण और निर्णयों के क्रियान्वयन में अमूल्य कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करता है। यानी जो राज्य सरकार है उसको नीतियों के निर्माण में और जो कानूनी दांव पेच होते हैं, जो मुश्किल फैसले होते हैं कानूनी, उसके संबंध में जो है उनका मार्गदर्शन कौन करता है? तो वो करता है महाधिवक्ता। और ये फैसला किस में आया था कि राज्य सरकार के हितों की रक्षा करता है? तो ये फैसला आया था उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य विधि अधिकारी संघ के मामले में। तो 2-3 सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी आप लोग याद रखें। उसके बाद में ये राजस्थान की महाधिवक्ता है, पूरी स्लाइड है, आपको हो सकता है कि क्लियर ना दिख रही हो, लेकिन जब मैं इसकी PDF शेयर करूंगा तो उसमें आप लोगों को ये क्लियर दिख जाएगी। हालांकि ये जो पीछे लगी हुई है स्लाइड, इसके बारे में एक सेपरेट मैंने क्लास तैयार की है, जिसमें जो यहाँ से GC कासरीवाल जो यहाँ पर राजस्थान के पहले महाधिवक्ता है, इनसे लेकर के जो वर्तमान महाधिवक्ता है राजेंद्र प्रसाद जी तक, तो हम क्रम से इनको क्या करेंगे? याद करेंगे। तो अगर एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा कि महाधिवक्ताओं के कालक्रम को सही से व्यवस्थित करें, या फिर कौन इनमें से महाधिवक्ता के पद पर नहीं रहे, या इनमें से कौन ऐसे हैं जो राजस्थान महाधिवक्ता में कार्यवाहक रहे, तो इसके संबंध में आप लोग उसका आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दूं कि पहले महाधिवक्ता कौन थे? GC कासरीवाल थे। और इनका कोई कार्यकाल फिक्स होता नहीं है, जैसे मैंने बताया था कि इनका कार्यकाल क्या होता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। यानी राज्यपाल की जब तक मन होगा तब तक वो पद पर बने रह सकते हैं। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब राज्यपाल का स्व विवेक नहीं है, इसका मतलब है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले GC कासरीवाल, उसके बाद में LM सिंघवी, फिर SK तिवारी, फिर RK रस्तोगी, फिर SK तिवारी, उसके बाद में ये AK माथुर साहब जो है इनको क्या बनाया गया था? कार्यवाहक बनाया गया था। उसके बाद में NL जैन आता है, DC स्वामी जी का नाम आता है, MR केला जी का नाम आता है, उसके बाद में BP अग्रवाल साहब का नाम आता है, फिर उसके बाद में SM मेहता, फिर BP अग्रवाल, फिर SM मेहता, फिर BP अग्रवाल, फिर NM लोढ़ा, और उसके बाद में GS बापना, NM लोढ़ा और MS सिंघवी। और वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तो इनको लेकर आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसके संबंध में अगली क्लास में हम सेपरेट एक ट्रिक्स पर बात करेंगे, जिसमें ये आप सभी लोग उसको आराम से समझ जाएंगे। ठीक है। और इसमें एक चीज और देख सकते हो कि किसी भी महाधिवक्ता को पुनर्नियुक्त भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें BP अग्रवाल साहब है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद में जो SM मेहता साहब है वो भी 2 से अधिक बार क्या बने? राज्य के महाधिवक्ता बने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ गई होगी। और एक और यह है कि अगर आप लोगों को इस क्लास से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, अब तक हमने जो भी क्लासेस ली है उसमें किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली जो एक क्लास है वो सेपरेट हम इस पर ही रखें कि आपके जितने भी क्वेश्चन है उनका जवाब दिया जाए। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।